हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 7 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। जिसमें आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं बच्चों। प्रश्न है आपका कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरकत्व जुड़ा है, शुद्ध कुंडली जुड़ा है कुल मिलाकर के। तो आपको बच्चों परिपथ का आरेख बनाना है, धारा का मान निकालना है, कलांतर ज्ञात करना है और प्रेरण प्रतिघात निकालना है। प्रेरण प्रतिघात कब कहलाता है बच्चों? जब किसी परिपथ में किसी कुंडली के द्वारा अवरोध डाला जाता है तो उसे हम प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। बच्चों आप सबको पता होगा कि प्रतिरोध के बारे में मैंने पढ़ाया था कि किसी चालक के द्वारा किसी परिपथ में डाला गया अवरोध बच्चों वो आपका क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। लेकिन वहीं पे यदि संधारित्र के द्वारा या कि किसी प्रेरक कुंडली के द्वारा किसी परिपथ में अवरोध डाला जाए तो उसे बोलते हैं बच्चों क्या? प्रतिघात। क्या बोलते हैं? प्रतिघात। तो यहां पर आपका एक प्रेरक कुंडली है जिसके द्वारा अवरोध डाला जाता है, तो उसका जो अवरोध है बच्चों वो प्रतिघात कहलाएगा। मतलब प्रतिरोध का ही रूप है, लेकिन यहाँ पे कुंडली के द्वारा परिपथ में अवरोध डाला जा रहा है, इसलिए उसे हम प्रतिघात कहते हैं। तो प्रश्न में दिया है कि एक परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व जोड़ना है, यानी कुल मिलाकर के एक प्रेरक कुंडली जोड़ना है। तो हमने कहा माना L प्रेरकत्व की एक प्रेरक कुंडली प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जोड़ दिया गया है बच्चों। तब किसी क्षण वोल्टेज का जो समीकरण होता है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। आप जितना भी थ्योरम इस चैप्टर में पढ़ रहे हो बच्चों, ये प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो समीकरण है ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो धारा स्रोत है इसके सिरों के माध्यम से, जैसे किसी भी हम चाहे चालक तार पर, प्रतिरोध पर, या कि हम संधारित्र पर बात करते हैं, चाहे हम प्रेरक कुंडली पर बात करते हैं, तो यहां पर इनके सिरों के बीच वोल्टता लगाया जाता है और वो वोल्टता बच्चों V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है। ये हमारा फिक्स रहता है। वोल्टता का समीकरण आपको याद रखना है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, जहां V नॉट क्या है बच्चों? वोल्टता का शिखर मान है। जब प्रेरक कुंडली में बच्चों धारा प्रवाहित होती है तो इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है फैराडे के नियम से -L/dI/dt। ये आपने निकाला था, उम्मीद करता हूं आप लोग पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो पुराना वीडियो जरूर देखा करें भाई साहब, क्योंकि ये पूरा एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। जो बच्चा बेसिक से नहीं पढ़ता उसको थ्योरम क्यों समझ में नहीं आता है, क्योंकि अभी यहाँ पे मैं प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला बताऊंगा, आपसे नहीं बनेगा। कि जैसे ही किसी प्रेरक कुंडली में या किसी कुंडली में ही धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान बच्चों -L/dI/dt होता है। तो आगे आप लोग लिखेंगे कि जब प्रेरक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है बच्चों, जिसका मान होता है -L/dI/dt। अब बच्चों यहां पर हमको मुख्य रूप से निकालना है धारा का मान। क्या निकालना है? धारा का मान। तो भाई किरचॉफ के नियम से लगाएंगे बच्चों, थोड़ा सा समझिएगा। धारा हम निकालेंगे बच्चों, सबसे पहला काम है हमारा धारा हमको निकालना है, तो हमको किरचॉफ का नियम लगाना है। किरचॉफ का द्वितीय नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मान लीजिए कोई आपका एक बंद परिपथ है, तो बंद परिपथ में क्या होता है कि किसी भी बंद परिपथ में जितना बच्चों आपका उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो प्रतिरोध और प्रवाहित धारा के गुणनफल के योगफल के बराबर होगा। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य हुआ कि मान लीजिए हमारे पास बंद परिपथ है, बंद परिपथ में यदि प्रतिरोध है बच्चों और उसमें कितना धारा बहता है, उनके गुणनफल का बीजगणितीय योग और कितना विद्युत वाहक बल है उनका बीजगणितीय योग हमेशा बराबर होता है। यानी किसी बंद परिपथ में प्रतिरोध और प्रवाहित धारा के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो बच्चों किरचॉफ के द्वितीय नियम से कितना होगा? मैंने कहा कि प्रतिरोध तो है नहीं, धारा भी यहाँ पे प्रतिरोध नहीं है, तो कुल मिलाकर शून्य हो जाएगा, प्रतिरोध वाला फंडा ही खत्म, केवल विद्युत वाहक बल देखेंगे। तो यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा का यहाँ पे वोल्टता है, तो इसको हम मान लीजिए V मानकर चलेंगे। और परिपथ में बच्चों एक और विद्युत वाहक बल है -L, तो -L
डी आई अपान डी टी। भाई मैंने आपको क्या कहा, किरचॉफ का द्वितीय नियम ये कहता है बच्चों, थोड़ा समझिएगा, कि किसी भी बंद परिपथ में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। तो भाई प्रतिरोध ही नहीं है तो मान उसका तो खत्म है, बराबर होता है उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहां पर विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग हमने कर लिया, और प्रतिरोध का तो वैल्यू ही हमें नहीं पता, प्रतिरोध तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो उसको हम शून्य कर लेते हैं। जब इसको पक्षांतर करेंगे बच्चों, तो v बराबर आपका आ जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा L डी आई अपान डी टी। हमें धारा निकालना है तो डी आई अपान डी टी यदि निकालना है बच्चों, तो यदि इसको पक्षांतर कर दें, तो जब पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, डी आई अपान डी टी बराबर L इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, v अपान पक्षांतर हो जाएगा, है ना, तो यहां पर हो जाएगा आपका, या कि डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो बच्चों, वैल्यू पुट कर दो, v का मान रख दो कि मान लीजिए L डी आई अपान डी टी है, v का मान कितना है, v नॉट साइन ओमेगा टी। ऐसा भी कर सकते हो आप लोग, यहां पर v का वैल्यू दे के रखा है तो ये आप कर सकते हो, और अब आप डी आई अपान डी टी निकाल सकते हो, डी आई अपान डी टी। तो कितना हो जाएगा बच्चों, v नॉट साइन ओमेगा टी, ये हाई है, और डिवाइड बाय बच्चों ये L आपका नीचे आ जाएगा, L आपका नीचे आ जाएगा। देखो भाई अभी कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। अब इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये डी आई है बच्चों, ठीक, दोनों पक्षों में t के सापेक्ष समाकलन करने पर t के सापेक्ष समाकलन करेंगे। देखिए ये हो जाएगा डी आई अपान डी टी के सापेक्ष समाकलन करेंगे बच्चों तो ये t हो जाएगा, और ये हो जाएगा v नॉट अपान L साइन ओमेगा टी, और t के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो dt होगा। इसको ऐसा इसलिए बता रहा हूं, तो ये dt से dt कट जाएगा बच्चों, यहां पे हो जाएगा डी आई, और इधर v नॉट अपान L ये बाहर आ जाएगा, समाकलन केवल साइन ओमेगा टी का होगा और dt हो जाएगा। यहां से थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आएगा भाई, मजा आएगा, थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि थ्योरम पढ़ रहे हैं ना यार, मामूली चीज तो है नहीं। देखो एक का समाकलन जिसके रिस्पेक्ट में होगा, जैसे यहाँ पे आई है ना बच्चों, तो यहाँ पर एक का जो समाकलन हो जाएगा आई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। इधर बच्चों जो साइन है ना, ये v नॉट अपान L रहने दो, साइन का होता है माइनस कास ओमेगा टी, और समाकलन में बच्चों जो कांस्टेंट रहता है वो नीचे आता है, ये आप हमेशा माइंड में फीड कर लो। अवकलन होता तो जो कांस्टेंट रहता है वो सामने आता है, लेकिन जब समाकलन होता है तो कांस्टेंट वो नीचे जाता है। यहां पर आप थोड़ा समझो भाई, एक का समाकलन ये x के रिस्पेक्ट में होता तो x हो जाता, y के रिस्पेक्ट में होता y होता, i के रिस्पेक्ट में है बच्चों इसलिए i हो गया। साइन x का समाकलन होता है माइनस कॉस x, लेकिन ओमेगा टी है तो माइनस कॉस ओमेगा टी, और t के साथ बच्चों यहां पे ओमेगा कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट नीचे आ गया, ठीक है। i बराबर आपका हो गया, माइनस सामने ले आओ तो माइनस v नॉट, ठीक है। अभी बच्चों इसमें ओमेगा एल कर दो और एक कास ओमेगा टी, माइनस भी हटाना है तो ये चतुर्थांश लगा सकते हो आप लोग, क्योंकि माइनस बाई माइनस को अंदर ले जाओ, ये भी तो कर सकते हो ना, माइनस को अंदर ले जा सकते हो, लेकिन एक ऐसा वैल्यू पुट करना है जिससे कि भाई साहब आपका ये साइन में बदल जाए। क्योंकि मैं आपसे आई का जो मानक समीकरण बताऊं तो आई बराबर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। जब तक ये इस रूप में नहीं आएगा, साइन के फॉर्मेट में नहीं आएगा, तब तक वो प्रत्यवर्ती धारा का समीकरण नहीं कहलाएगा। तो इसको मुझे बदलना है, तो बदलने के लिए मुझे एक फार्मूला लगाना पड़ेगा कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 पाई बाई 2, साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा। ये फार्मूला होता है बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा। याद रखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा। तो यहां पर बच्चों माइनस v नॉट अपान ओमेगा एल साइन
90 मतलब पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी कर सकते हैं, क्योंकि थीटा की जगह यहां पर ओमेगा टी है। इस वैल्यू में मैंने पुट कर दिया। बताओ किसी को कोई दिक्कत? एक एक स्टेप समझोगे तो सारा चीज क्लियर हो पाएगा। बच्चों ये माइनस अंदर गुणा होगा, ठीक है, माइनस अंदर गुणा होगा या चतुर्थांश से, मैं आपको बता दूंगा। तो ये हो जाएगा भी नॉट अपान ओमेगा एल। माइनस अंदर गुणा होगा बच्चों तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक और फार्मूला होता है चतुर्थांश से, यदि साइन माइनस थीटा है तो वो बच्चों माइनस साइन थीटा है। तो मैंने भाई कहा कि माइनस साइन थीटा था, अंदर माइनस का गुणा कर दिया। यही तो फॉर्मेट होता है। गणित जो पढ़ता है उसके लिए फिजिक्स इसीलिए आसान लगता है बच्चों। अब यहां पे आपका ये समीकरण 1 था बच्चों, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 ये था v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, और समीकरण 2 आपका, अभी एक लाइन और कर सकते हो, इसको ऐसा कर दो, इसको पूरा आई नॉट मान लो, तब तो भाई चीजें क्लियर हो पाएगी। ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और इसको समीकरण 2 दे दो, तब मजा आएगा भाई साहब। जहां पे आई नॉट हमने माना है, आई नॉट का मान हो गया भी नॉट अपान ओमेगा एल, धारा का शिखर मान है बच्चों। क्या है? धारा का शिखर मान है। धारा का शिखर मान है। धारा का क्या है? शिखर मान है। अब हमने कहा यहां पे कितना है? v बराबर भी नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन ये ओमेगा टी से माइनस में है, नहीं, धारा पश्चगामी है, ऑलरेडी कम है ना, माइनस में है तो पश्चगामी, इसमें कुछ है ही नहीं है। कोई यदि बोले अग्रगामी है पश्चगामी, तो आप सिंपल बता सकते हो कि जो माइनस में है वो पश्चगामी होगा। कलांतर यदि हम निकालेंगे तो कलांतर आसानी से आप निकाल सकते हो। इस सर कलांतर में वैसे ही दिख रहा है, धारा माइनस में है, तो धारा माइनस में है मतलब ये पश्चगामी है, सिंपल है। तो आगे आप समीकरण 1 और 2 से कलाओं में अंतर निकाल लो। तो कलाओं में अंतर कैसे निकालेंगे? अधिक वाले में से कम वाले को घटाएंगे। कम वाला कौन सा बच्चों? माइनस पाई बाई 2, तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, ये पाई बाई 2 आ जाएगा। मतलब समीकरण 1 और 2 से ये कम है बच्चों, ये कम है, और ये आपका मान अधिक है, ये ओमेगा टी ये अधिक है, लेकिन जो माइनस वाला है ऑलरेडी कम है, तो कलाओं में अंतर हो गया पाई बाई 2। इससे ये निष्कर्ष निकला कि जब हमारे परिपथ में कोई प्रेरक कुंडली जुड़ा हो, यानी शुद्ध प्रेरकत्व वाले प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में जो धारा है वो 90 डिग्री क्या है बच्चों? 90 डिग्री यानी पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री पश्चगामी होता है। तो एक लाइन आप लोग लिख लेना कि अर्थात शुद्ध प्रेरकत्व वाले प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा आई बोल्टता भी से कला में पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री पश्चगामी होता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीजें क्लियर है। और इसको आप समीकरण 3 दे देना, क्योंकि इसी से मैं निकालूंगा प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात मतलब एक प्रकार से अवरोध अर्थात प्रतिरोध। समझ रहे हैं ना बच्चों? एक प्रकार से अवरोध ही निकालना है, मतलब प्रतिरोध ही निकालना। प्रेरण प्रतिघात का मतलब अवरोध या प्रतिरोध। समीकरण 3 से समीकरण 3 क्या कहता है? आई नॉट इक्वल भी नॉट अपान ओमेगा एल। अब बच्चों हमको भी नॉट अपान आई, तो इसको पक्षांतर कर दो तो ओमेगा एल अपान भी नॉट अपान आई नॉट। ठीक है बच्चों, अब इसकी तुलना हम ओम के नियम से कर दें। इस समीकरण की तुलना, इस समीकरण की तुलना किससे कर दें बच्चों? ओम के नियम से। ओम के नियम से करने पर, ओम के नियम से तुलना करेंगे तो भी नॉट अपान आई क्या है बच्चों? अवरोध है, प्रतिरोध है, अर्थात ओमेगा एल परिपथ का क्या होगा? परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध होगा। प्रभावी प्रतिरोध है। इसलिए प्रेरकीय प्रतिघात जिसे हम एक्स एल से दर्शाते हैं वो आपका हो जाएगा ओमेगा एल। कि आपका प्रेरकीय प्रतिघात भी हो गया। अब चूंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू, तो भाई एक्स एल बराबर 2 पाई
न्यू एल ये अलग है, ये भी आप लिख सकते हो बच्चों। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, माना मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया तो हमने तो पूरा कंप्लीट कर दिया। सर एक फ्रेजर आरेख क्या होता है, इसको थोड़ा आप समझा दीजिए, क्योंकि फ्रेजर आरेख भाई अब इसमें क्या है, तो फ्रेजर आरेख का मतलब ये है कि आरेख बनाना है। जैसे मैं कह रहा हूँ भाई साहब, ये मेरा एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है। मैंने स्टार्टिंग में ये कहा कि ओमेगा टी कोण के साथ भी जो है बच्चों, ये भी है कोण ओमेगा टी के साथ, ये आपका प्रत्यवर्ती बोल्टा का ग्राफ है। तो धारा जो हमने निकाला पश्चगामी है, यानी इससे पीछे है, तो 90 डिग्री ये आपका धारा हो जाएगा बच्चों। ये आपका हो जाएगा इससे पाई बाई टू पश्चगामी है, यानी पीछे की ओर है। तो ये आपका फ्रेजर आरेख हो जाता है। कहने का मतलब ये आपके बोल्टता का है और धारा बच्चों नीचे की ओर आ रहा है, तो ये आपका धारा बताने लग गया और ये आपका वोल्टेज बताने लग गया। तो ये आपका हो जाता है फ्रेजर आरेख। फ्रेजर आरेख, इसको ऐसा भी हम दर्शा सकते हैं कि मान लीजिए ये आपका, तो यहाँ पे इसको आप लोग आई समझो, धारा आई। तो आई से बच्चों जो वोल्टेज है वो वोल्टेज है पाई बाई टू अग्रगामी है, तो वोल्टेज को हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इस स्थिति में ये दोनों आपका फ्रेजर आरेख हो गया और ये आपका बच्चों कलांतर हो गया, 90 डिग्री का कलांतर रहता है। यानी ये आगे कौन है, भी, तो ये अग्रगामी है और आई क्या है, पश्चगामी है। इसे समझाना जरूरी था कि किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो तो वो दिक्कत ना हो बाद में। बाकी आप लोग बताइएगा जरूर बच्चों, जो भी डाउट हो। बाकी यदि आप शिव कोचिंग क्लासेस में पहली बार आए हैं, यदि नोट्स नहीं लिए तो नोट्स जरूर ले लें। कॉन्टैक्ट नंबर है 96 85 29 91 49, 9685299149 मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है। जिस बच्चे को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर सकता है, व्हाट्सअप में पूरी जानकारी दे दी जाएगी बच्चों। एक छोटा सा अमाउंट लिया जाता है, प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर नोट्स मिलते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।